नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता एवं अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले सांसद अजय निषाद जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, नमस्कार। आपके मित्र बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी आपसे काफ़ी नाराज़ रहते हैं। उनसे मिलकर कभी उनके नाराज़गी की वजह जानने की कोशिश नहीं की? देखिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है वो अपने लाइन पे है, मैं अपनी लाइन पे हूँ। जहाँ जो मुझे गलत लगता है, मैं पार्टी में बड़ी उपाध्यक्ष भी हूँ, ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। तो जो पार्टी में लगता है कि जहाँ गलत हो रहा है तो मामले को संज्ञान में लाना भी मेरा दायित्व बनता है। यूपीए से हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको सम्मान दिया, मनचाही सीट दी इनको चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि वो भी हार गए। 11 विधानसभा का सीट दिया, जिसमें मात्र ये 4 ही जीत पाए। इनके चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी इनको सम्मान किया, तो इनको भी भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करना चाहिए। ये जब मंत्री बने, काम करना शुरू किए, यूपी का चुनाव का जब नज़दीक आया तो इन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं भी यूपी चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे लगा कि इनका ये कदम जो है बहुत गलत है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। तो मैंने इनको बोला कि भाई आप ऐसा अगर करेंगे, माननीय जोगी जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और यूपी बड़ा स्टेट है, सत्ता जो है दिल्ली की यूपी होके ही गुजरती है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी बनारस से ही सांसद हैं, गुजरात छोड़ के बनारस में से ही दोबारा जीते हैं। तो ये सब भी उनको देखना चाहिए। उन्होंने अपनी जीत नहीं छोड़ी। दुर्भाग्यवश उनके एक विधायक का यहाँ देहांत हो गया बोचा विधानसभा में। तो मैंने कहा कि अगर आप यूपी में जोगी जी का रास्ता रोकिएगा तो मैं भी इधर बोचा में आपका रास्ता रोकूंगा। एक तरफ जोगी का विरोध करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कतई आपको समर्थन के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ही मामला है और कोई इशू हमारा नहीं है। अगला सवाल वही है सर कि 2 चुनाव हारने के बाद भी आपने उन्हें मंत्री बनाया, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश जाके आपके सरकार के खुले तौर पर विरोध करने वाले मुकेश सहनी अभी भी बिहार सरकार में मंत्री पद पर बने हुए। अब ऐसी क्या मजबूरी सर जी? देखिए, वो यहाँ भी बिहार में रहे, आरक्षण करते रह गए, कैबिनेट मंत्री भी रहे बिहार सरकार में। इनका आरक्षण का जो मामला था 6 महीना इनके मंत्री बनने के 6 महीना पहले ही खारिज हो गया। इनको जानकारी भी नहीं थी। कभी विधानसभा में ना ये ना इनके कोई मंत्रिमंडल के कोई विधायक कभी इस मामला पे 2 लाइन नहीं बोले, ना कभी कोई डिमांड की। अगर राज्य सरकार का जो प्रस्ताव था उसको अगर केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया, दोबारा कोई क्वेरी मांगा तो दोबारा फिर से प्रस्ताव जाना चाहिए। तो ये तो इनके हुआ नहीं इनसे। अब फिर ये यूपी चले गए, वहाँ बोलने लगे कि हम आरक्षण दिलाएंगे। तो समाज को गुमराह करके आप राजनीति में चाहिएगा कि आगे बढ़ जाएंगे, तो झूठ बोल के आप राजनीति में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते हैं। तो मेरा ये मामला था। जहाँ तक आरक्षण का मामला है, आप देख रहे हैं कि अभी जो 10% स्वर्ण गरीब लोग का जो आरक्षण दिया, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार है सभी स्वर्ण लोगों की तरफ से कि गरीब स्वर्ण के जो भी लोग थे उनको तत्काल इससे राहत मिली। तो आरक्षण का जो अभी जो स्वरूप है उसको जल्दी कोई छेड़छाड़ करना नहीं चाहता है, चाहे कोई सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे पहली सरकार है। और आरक्षण लेने का जो बहुत सारा जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना पड़ता है। तो झूठ बोल के आप राजनीति में बहुत दिन तक नहीं रह सकते। एक तो वहाँ जाके समाज को भरमाने का काम किया। ये चाह रहे थे कि हम ऐसा माहौल कर दें, ऐसा इशू कर लें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार में हमसे समझौता किया उसी तरह से वहाँ भी कर ले। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी इनसे मुकेश जी तो अभी नए हैं, इनसे पुराने जो भी वहाँ निषाद नेता थे, एक डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, एक लेखराज सिंह जी हैं बुलंदखंड साइड के। तो वो लोग बहुत कद्दावर नेता हैं और 20 साल से निषाद समाज की राजनीति कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के साथ समझौता किया। अब अभी ये जा रहे हैं कूद के चुनाव लड़ने,
तो कहीं भी हमको लगता है कि 200 या 400 या 500 वोट का नुकसान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के करेंगे। इनका 165 सीट का चुनाव लड़ने का दावा है, कहीं भी ये तीसरे अंक में मतलब चौथे अंक में नहीं पहुंचेंगे, 999 तक ही रह जाएंगे, 1000 पार नहीं करेंगे। तो एक तरह से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आप माननीय जोगी जी का नुकसान कर रहे हैं। बिहार में आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सत्ता में हैं, चुनाव हारने के बाद भी आपको मंत्री बनाया गया, MLC बनाया गया, तो इनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर नाराजगी की बात की जाए सर, तो आप नीतीश कुमार से भी काफ़ी नाराज रहते हैं, समय समय पर वो नाराजगी देखने को मिलती है। बात अगर कोविड काल में PP किट की ब्लैक मार्केटिंग की हो या फिर फंगस इन्फेक्शन को लेके SKMCH में इलाज की बात हो, या फिर पुलिस की कार्रवाई की बात हो, या जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु की बात हो, खुले तौर पे आप जनता के हक में नीतीश कुमार से भी सवाल पूछते रहते हैं। पिछले दिनों तो आपने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार की विफलता के कारण BJP के दामन पे दाग लग रही है। देखिए, ऐसा कोई माननीय मुख्यमंत्री जी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चौथी बार सत्ता में हैं, 3 बार उनका कार्यकाल पूरा हो गया। जनता चाहता है तभी वो मुख्यमंत्री हैं, जनता का निर्देश उनके साथ है, तो मेरा कोई इशू नहीं है। मेरा कहना है कि हम मुजफ्फरपुर में हम हमेशा यहाँ अवेलेबल रहते हैं, हर लोग से मिलते हैं, और यहाँ रहने के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो, चाहे ऐसा कुछ आता है, तो मेरा तो दायित्व है कि सरकार के संज्ञान में लाना। मेरा नाराजगी मुख्यमंत्री से नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, ईमानदारी से अपना मजबूती से काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ सरकार की अगर कोई विफलता है तो उसका भी दायित्व में मतलब सरकार के संज्ञान में लाना एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं मुजफ्फरपुर, यहाँ बाढ़ एक मुख्य समस्या है सर, इसको लेकर अभी तक तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसके लेकर आप और आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, 2005 में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी। उसके बाद जब आंकड़ा आप लेंगे तो मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति में बहुत ज़्यादा कमी आया है, और जो बांध का जो स्थिति हुआ, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो एरिया रहा, और आई कटरा और गया घाट ये सब, तो उसमें भारी कमी आई। कुछ ऐसा इशू है, कुछ लोग की भी नाराजगी के कारण कहें, चाहे लोग का जो कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि होते हैं जो विकास नहीं चाहते हैं, तो उन लोग के अड़चन के कारण बांध का काम पूरा नहीं हुआ, जो एक मुख्य समस्या है। लेकिन अब सरकार उस पर संज्ञान ले रहा है, तो आने वाला समय में हमको नहीं लगता है कि बाढ़ से ज़्यादा नुकसान होगा। एक वंशवाद का आरोप सर आप पे लगता है, लोग आपके विरोधियों का कहना है कि विरासत में राजनीति मिल गई इसलिए आप आज सांसद है। देखिए, उनको जानकारी नहीं, विरासत में ऐसे जोड़ेंगे तो हमसे पहले राहुल गांधी है, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, तो सब तो विरासत में ही संभाले हैं। हम 2005 में अंतिम चुनाव लड़े थे, उसके बाद 5 के बाद सीधा 14 में चुनाव लड़े, लगातार लोग के बीच में रहे। मुजफ्फरपुर में जब फादर हमारे 2009 से चुनाव जीते, उसी समय वो बोल दिए थे कि अगला चुनाव हम लड़ने की स्थिति में नहीं है, मेरा एज उतना नहीं है, और बहुत मेहनत से ये ज़मीन को मैंने तैयार किया है, तो हमारे इकलौते बेटे हो, इसको आके संभालो। तो मैं 2009 से लगातार सक्रिय रहा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे मेहनत के कारण यहाँ उम्मीदवारी भी दी, और चुनाव भी 2,25,000 वोट से चुनाव जीते। 2019 में जब दोबारा हम सत्ता में आए, चुनाव में आए, तो उस समय बाबूजी का देहांत भी हो गया था। उसके बावजूद भी मेरा वोट का आंकड़ा जो था वो 2,25,000 से बढ़कर 4,10,000 हो गया। ठीक है, तो राजनीति में विरासत संभालना कोई नई बात नहीं है सर, बिल्कुल। मतलब वहाँ जहाँ विरासत को संभाल लेना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा अगला सवाल सर, जो बिहार के हर एक नेता से होता है, अजय निषाद की पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स के माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग का पॉलिटिक्स तो है कि राजनीति में व्यवसाय नहीं होना चाहिए, राजनीति में आपको सेवा भाव होना चाहिए। अगर सेवा भाव अगर आप रखेंगे, राजनीति में लंबा समय आपका रहेगा। लोगों से मिलना, लोगों का समस्या को सुनना, उसका ईमानदारी से दूर करने का प्रयास करना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी रहती है। हम हर शनिवार रविवार को सभी लोग से मिलते हैं, उसके बावजूद भी लगभग फ़ोन भी उठाते हैं। जितने भी हमारे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं, वो कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हमने सांसद को फ़ोन किया, अगर फ़ोन नहीं उठा तो रिंग बैक नहीं है। इसी से मैं भी एग्री करता हूँ सर जी। तो ये बड़ा अच्छी बात है। हम अपना क्षेत्र के जनता के प्रति, यहाँ के जितने वर्कर जिनके मेहनत से हम चुनाव जीतते हैं, उनके मतलब जो भी उनका कार्य हो, चाहे उनके विकास में जो उनका सलाह हो, तो सब मिल के करना
पार्टी के लिए काम करना, पार्टी का यहाँ जो भी फंक्शन होता है हर फंक्शन में मेरा यहाँ मौजूदगी रहती है। मैं अपना बिजनेस छोड़ के 24 घंटा राजनीति करता हूँ। इसी कारण जो है जनता के दिलों में रहता हूँ और वोट का परसेंटेज बढ़ता है। आखिरी सवाल सर, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम बिहारियों से कोई अपील या कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो आपके चैनल पे हम पहली बार आए हैं। आपके चैनल दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़े, यही शुभकामना है। और बिहार का हम बिहारी जहाँ भी हैं, बिहारी में इतनी क्षमता है कि एक टूटा हुआ नाव भी लेके बीच समंदर में चला जाता है और सुरक्षित वापस भी आता है अपनी बुद्धि विवेक से। हम छोटा नौकरी करें, चाहे टॉप के शिखर IAS में रहें, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हम डिप्रेशन में नहीं आते। तो ये बिहारी के लिए बड़ी बात है। हर समय खुश रहिए, लहराते रहिए। कहते हैं ना कि हम बिहारी बोझ नहीं, हम बोझ उठाते हैं। जी एकदम है, हम किसी पे बोझ भी नहीं है और हम हमेशा हर आदमी का स्वागत मुस्कुरा के करते हैं। हमें घमंड नहीं है, काम कोई छोटा हो वो भी करते हैं, बड़ा काम है तो वो भी करते हैं। बिहार क्या दुनिया के हर कोने में अगर आप जाएंगे तो एक दो बिहारी आपको शीर्ष पद से लेके हर जगह में, मतलब स्टोर कीपर हो चाहे वॉचमैन भी हो तो मिलेगा और हर परिस्थिति में वो खुश रहते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।